सब जानते हैं ये बिठूर प्राचीन काल से ही भारत की आध्यात्मिक धरोहर की प्रतीक रही है। कहते हैं ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना के लिए अपनी तप के लिए जिस भूमि का चयन किया था वही बिठूर है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम, कहते हैं लव और कुश, इन दोनों का लालन पालन महर्षि वाल्मीकि के सानिध्य में इसी क्षेत्र में हुआ था। और यही नहीं, हम आज भी आसमान की तरफ देखते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उत्तर दिशा में जो एक चमकीला तारा होता है उसका नाम ध्रुव है, लेकिन ध्रुव टीला आपके बिठूर में मौजूद है। इसकी भौगोलिक और प्राकृतिक छटा मां गंगा के सानिध्य में बसी हुई ये बिठूर नगरी कानपुर की तो आत्मा है, एक पहचान देती है अपनी आध्यात्मिक और प्राकृतिक बनावट के नाते, भौगोलिक बनावट के नाते। भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा से उत्प्रोत होकर के भारत की स्वाधीनता की लौ को जलाने का केंद्र बिंदु बने। इसीलिए नानाजी राव पेशवा ने इसी धरती को केंद्र बना करके 1857 की व्यूह रचना की थी। यही वो भूमि है जहां पर महारानी लक्ष्मीबाई का बचपन बीता था। उन्होंने घुड़सवारी सीखी थी, तीरंदाजी सीखी थी, युद्ध कला के नए नए गुण सीखे थे। यही वह भूमि है जो देश के अंदर क्रांतिकारियों के लिए एक नई प्रेरणा स्थली बनी थी। और कौन ऐसा भारतीय होगा बिठूर के नाम पर, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर, नानाराव पेशवा जी के नाम पर, महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर और तात्या टोपे के नाम पर उसके स्वयं की धमनियों में राष्ट्रभक्ति के रक्त का संचार न हो पाता हो। हर भारतीय गौरव के साथ इन महापुरुषों का स्मरण करता है। और याद करना, इन महापुरुषों, इन महानायक और इन महायोद्धाओं का ही रणनीति राष्ट्रभक्ति और शौर्य पराक्रम का प्रतीक था कि 1857 में महारानी लक्ष्मीबाई ने इसी बिठूर में रह करके बचपन में जो युद्ध कला के गुण सीखे थे, 1857 में अंग्रेज झांसी पे कब्जा नहीं कर पाए थे, नहीं कर पाए थे। धोखे से 1858 में उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई से धोखे से हमला करके उन्होंने झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई से युद्ध किया था। 1857 में अंग्रेज बुरी तरह परास्त हुए थे और उस समय अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी धूर्ततापूर्ण तरीके से जो छल महारानी लक्ष्मीबाई के साथ किया था, अगर समय रहते इस छल के बारे में थोड़ी भी भनक लग गई होती, तब तक तात्या टोपे के नेतृत्व में नाना राव पेशवा की सेना वहां पहुंच चुकी होती। अंग्रेजों का कचमूर ये लोग झांसी में ही निकाल दिए होते। 1857 में फिर महारानी लक्ष्मीबाई झांसी को पूरी तरह सुरक्षित करने में सफल हो गई होती, लेकिन
आज भी अपने शौर्य पराक्रम के लिए न केवल बिठूर जानी जा रही है, बल्कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हर एक के लिए प्रेरणा बन गई। और आज बिठूर महोत्सव में हम स्मरण कर रहे हैं इन महान योद्धाओं को। और आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज भारत माता के 3 अमर बलिदानियों, 3 महान क्रांतिकारियों सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का भी बलिदान दिवस है। देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चूमने वाले ये महान क्रांतिकारी आज भी भारत के युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा है। राष्ट्रभक्ति से उत्प्रोत थे। जीवन का एक ही लक्ष्य था, हर हाल में अपने देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करना। आज का दिवस इन तीनों महान क्रांतिकारियों का बलिदान दिवस भी है। और 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो इस महाअभियान को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की भी आज पावन जयंती है। मैं इस अवसर पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की स्मृतियों को भी नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पावन जयंती पर भी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जो उन्होंने स्वतंत्र भारत में भारत के लिए किस प्रकार की व्यवस्था उपादेय हो सकती है, इसके लिए जो कार्य किया था, जो संघर्ष किया था, आज कैसे नया भारत उन मार्गों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रहा है, इसकी एक झलक आपने पिछले दिनों देखा होगा। मैं कानपुर वासियों को धन्यवाद देता हूं, बिठूर वासियों को भी धन्यवाद देता हूं कि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन पौष पूर्णिमा 13 जनवरी से 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक संपन्न हुआ। बड़ा भव्य और दिव्य आयोजन था। इस भव्य और दिव्य आयोजन के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। लेकिन देश और दुनिया के 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु वहां पर आए और ये श्रद्धालु व्यवस्था को लेकर के सरकार की जिम्मेदारी थी। सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उस प्रकार की व्यवस्था की थी। लेकिन यह आयोजन तब तक सफलता की नई ऊंचाइयों तक नहीं प्राप्त हो सकता था जब तक, बहनों और भाइयों, जब तक इस आयोजन के लिए अविरल और निर्मल गंगा नहीं होती। अविरल और निर्मल गंगा की परिकल्पना को साकार करने में आपने योगदान दिया है। याद करिए, इसी कानपुर में, सीसामऊ में 2019 के पहले प्रतिदिन 4 करोड़ लीटर सीवर गिरता था गंगा नदी में। लेकिन आज सीसामऊ का सीवर पॉइंट आज वो सेल्फी पॉइंट हो गया है। आज वहां पे एक भी बूंद सीवर नहीं गिरता है। अविरल और निर्मल गंगा के बगैर कुंभ की सफलता पर प्रश्न खड़े हो गए होते। लेकिन महाकुंभ की सफलता के लिए जो बुनियादी आधार था, उसमें आपका भी योगदान है। और आतिथ्य स्वीकार सत्कार के लिए भी आप लोगों ने कानपुर को तैयार किया, इसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आप सभी कानपुर वासियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के
जिन्होंने नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से अविरल और निर्मल गंगा भारतवासियों को पुनः दी है। याद करिए, गंगा एक्शन प्लान 1986 में बनी, लेकिन 2014 तक आते आते मां गंगा पहले से ज्यादा प्रदूषित हो गई थी। प्रदूषण का आलम यह था कि गंगा नदी में जलीय जीव नष्ट हो गए थे। उस समय तमाम प्रश्न खड़े होते थे, और आज मैं कह सकता हूं, महाकुंभ की सफलता नमामि गंगे की सफलता को प्रदर्शित करता है। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जो सपना देखा था गंगा मैया के लिए, आज महाकुंभ की सफलता उसके साथ जुड़ करके और नई ऊंचाइयों तक उसे पहुंचाई है। गंगा नदी में अब फिर से जलीय जीव दिखाई देने लग गए हैं। डॉल्फिन फिर से दिखाई दे रही है। अब अविरल और निर्मल गंगा के दर्शन हमें हो रहे हैं। यह अपनी विरासत के प्रति हमारे अंतःकरण को प्रस्तुत करता है। अगर विरासत और विकास की जिसने भारत की परिकल्पना को मोदी जी ने हम सबको दिया है, आज उसका साकार स्वरूप हम सबको हर एक स्तर पर देखने को मिल रहा है। ये वही स्वरूप है जो नए भारत के रूप में हम सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। और बिठूर महोत्सव उसी श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण कड़ी बनने जा रही है। यहां पर पौराणिक काल से लेकर के और अर्वाचीन काल तक नए भारत के निर्माण की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज यही कानपुर मां गंगा के सानिध्य में आगे बढ़ रहा है। कभी देश का मैनचेस्टर कहा जाने वाला कानपुर अपने टेक्सटाइल उद्यम के लिए माना जाता था, लेकिन जिन लोगों के मन में भारत और भारतीयता के प्रति नफरत थी, उन्होंने कानपुर को भी, कानपुर की उद्यमिता को भी पूरी तरह नष्ट करके रख दिया। कानपुर के उद्योग बंद कर दिए गए। कानपुर में बेरोजगारी छाने लग गई, अव्यवस्था पैदा हो गई। ये कानपुर ऐसे लगने लग गया जो कभी देश के 4 महानगरों में जिसकी गिनती होती थी, वह कानपुर नगर वीरान जैसा हो गया। वीरानी छा गई, कनेक्टिविटी से वंचित कर दिया गया, मां गंगा को प्रदूषित कर दिया गया, एयरपोर्ट बंद हो गया, उद्योग बंद हो गए, हर जगह लाचारी लाचारी। आप याद करिए, जब कानपुर के साथ ये हो सकता है तो देश के साथ इन लोगों ने क्या नहीं किया होगा, देश के संसाधनों में किस कदर लूट नहीं मचाई होगी। और इसीलिए मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं, अंग्रेज चले गए लेकिन अपने मानस उत्तराधिकारियों को, देश को लूटने के लिए उसी प्रकार से छोड़ गए जो दृश्य हम लोगों ने कानपुर के अंदर देखा था। आपने पिछले 10 वर्ष में बदलते हुए कानपुर को देखा है। आज कानपुर में यहां पर औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए फिर से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का निर्माण का कार्य हो रहा है। एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग का काम यहां प्रारंभ हो गया है। यहां पर टेक्सटाइल के नए हब के रूप में विकसित करने के लिए प्लेटेड फैक्ट्री का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अगले 2-3 महीने के अंदर रेडीमेड गारमेंट के एक नए केंद्र के रूप में कानपुर फिर से विकसित होने जा रहा है। ये कानपुर फिर से एयर कनेक्टिविटी के साथ जुड़ चुका है। वंदे भारत ट्रेन की सुविधाएं कानपुर से दिल्ली के बीच, अन्य नगरों के बीच फिर से प्रारंभ हो चुकी है। और रोड कनेक्टिविटी के लिए तो कहना ही क्या है। आउटर रिंग रोड हो या फिर लखनऊ कानपुर के बीच में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण, गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण होने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की दूरी को और कम करने में कानपुर से मदद मिलेगी।
नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट आज कानपुर के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। अब ये कानपुर केवल एक बिखरा हुआ नगर नहीं, वीरान नगर नहीं, बल्कि नए भारत का अपनी विरासत और विकास के साथ जुड़ने वाले महानगर के रूप में देखने को मिल रहा है। 2021 में कानपुर की मेट्रो प्रारंभ हो चुकी है। फर्स्ट फेज का काम कंप्लीट हो गया है और अगले कुछ ही महीनों में हम इसके सेकंड फेज को भी लोकार्पण करने जा रहे हैं। कानपुर आज मेट्रो सिटी भी हो गया है, स्मार्ट सिटी भी हो गया है। कानपुर आज उद्योग को पुनर्जीवित करने वाला सिटी भी हो गया है। तो अपनी आईआईटी कानपुर की मदद से इनोवेशन का भी एक नया हब बनकर के फिर से उभर रहा है। उस कानपुर महानगर के अंदर आज हम सब इस महापुरुष की पावन जयंती कार्यक्रम के साथ यहां पर हम लोग जुड़ रहे हैं और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, ये कानपुर ही है जहां बिठूर के माध्यम से देश के प्रथम स्वतंत्र समर की लौ को आगे बढ़ाने के लिए यहीं से नानाराव पेशवा ने देश भर के राजाओं को जिस गुप्त संदेश के माध्यम से जोड़ने का काम किया था, वह भूमि भी बिठूर ही थी। बिठूर से ही ये चीजें आगे बढ़ती है और इसीलिए कानपुर का स्मरण देश की आजादी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। बहनों और भाइयों, आज हम कानपुर के अंदर ढेर सारी विकास की इन योजनाओं को लेकर के चल रहे हैं और मैं इस अवसर पर आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं। आज भी हम लोगों ने कानपुर के बारे में विधानसभा के अध्यक्ष जी के साथ, यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के एक बृहद योजना को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। और जो बात यहां के स्थानीय विधायक कह रहे थे कि यहां पर भी ब्रह्मवर्त कॉरिडोर का निर्माण होना चाहिए, यहां की कनेक्टिविटी के लिए जो भी गैप बचे हुए उनको हम ठीक करें, तो स्वाभाविक रूप से अपेक्षा होनी चाहिए और बिठूर को उसका गौरव प्राप्त होना ही चाहिए। इस दिशा में सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ बढ़ करके कार्य करेगी। इस विश्वास के साथ आज यहां पर महाराष्ट्र से जुड़े हुए जो हमारे प्रतिनिधिगण आए हैं, मैं यहां पर खास तौर पर विनय सहस्त्रबुद्धे जी का और श्री सुधीर थोराट जी का, जिन्होंने नानाराव पेशवा की पावन जयंती को बिठूर में मनाने का निर्णय लिया। अभी आपसे मैं कहूंगा 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर में कौन कौन से अस्त्र और शस्त्र प्रयोग में आए थे, प्रदर्शनी लगी है सामने, थोड़ा अवलोकन जरूर करना। याद रखना, यही हमारी विरासत थी, यही अस्त्र शस्त्र थे जिनका उपयोग करके अंग्रेजों को भगाने में और उससे पहले मुगलों के छक्के छुड़ाने में छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर के बाजीराव पेशवा और नानाराव पेशवा ने उस दौर में वह शौर्य और पराक्रम करके भारत के राजाओं के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। और उन्हें हम देखें, स्मरण करें, नए भारत के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में हम अपना योगदान दें। इस विश्वास के साथ सरकार अपने महापुरुषों का सम्मान करने, उनके गौरव को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने के लिए पूरी कृतज्ञता के साथ कार्य कर रही है, कोई संदेह नहीं। और मैं फिर इस बात को कहता हूं कि महापुरुषों का, देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का जो सम्मान नहीं कर सकता, उस व्यक्ति के लिए और उस कौम के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, उसके लिए कोई जगह नहीं हो सकती। जो लोग आक्रांता थे, जिन लोगों ने भारत की आस्था पर प्रहार किया, जिन लोगों को भारत और भारतीयता से नफरत थी, जो भारत की बहन बेटियों की इज्जत पे हाथ डालते थे, जिन्होंने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था,
जो आक्रांता बनकर के भारत की आस्था को कुचल रहे थे, वे भारत के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते, भारत के नागरिकों के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते। जो लोग अभी भी इन आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं, इन्हें तनिक भी अपने अस्तित्व पर, अपने वजूद पर तनिक भी अगर इन्हें अपने वजूद के लिए थोड़ी भी शर्म महसूस होती हो, तो इनको इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के द्वारा रिपब्लिक डे परेड के अवसर पर दिए गए बयान का स्मरण करना चाहिए, जब उन्होंने कहा था, एक देश का राष्ट्राध्यक्ष कहता है कि अगर हमारा डीएनए कभी जांचा जाएगा तो भारतीय निकलेगा। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल्य देश है, और उनका यह बयान भारत के अंदर विदेशी आक्रांताओं को अपना आदर्श मानने वाले लोगों की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं इस बयान के बाद वे लोग भी छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और भारत के इन महान योद्धाओं के बारे में, महान क्रांतिकारियों के बारे में श्रद्धा का भाव रखेंगे और भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में अपना योगदान देंगे।